हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूल मोनोएटमिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डायटमिक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल ट्राइटमिक, टेट्राइटमिक, पेंटाइटमिक, हेक्साइटमिक, हेप्टाइटमिक, ऑक्टाइटमिक मॉलिक्यूल भी होता है, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल भी होता है। तो मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम भी हो सकता है। जब किसी मॉलिक्यूल में ओनली वन एटम होता है तो आप उसको मोनोएटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हीलियम, नियन, आर्गन के जैसे इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें ओनली वन एटम का प्रेजेंस होता है। डायटमिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस सब के मॉलिक्यूल में दो दो एटम कंबाइंड होता है, आप इसको बोलते हैं डायटमिक मॉलिक्यूल। ट्राइटमिक मॉलिक्यूल जिसके मॉलिक्यूल में थ्री एटम्स होते हैं, जैसे H2O है, SO2 है, H2S है, ये सब ट्राइटमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से टेट्राइटमिक, पेंटाइटमिक, हेक्साइटमिक, ऑक्टाइटमिक, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, बहुत से एटम्स कंटेन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल में जब एक एटम हो या एक से ज्यादा एटम हो, इट मीन्स जितने भी एटम्स हो उसके एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें? मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का जब फाइंड करना हो तो हम लोग सम ऑफ एटॉमिक मास करते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, आप उनके एटॉमिक मास का सम कर दीजिए तो आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ। क्लोरीन का मॉलिक्यूल एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरह से H2O ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड का मॉलिक्यूल। जब एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होंगे तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाएगा, और सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड हो गए तो हम लोग उसको एलिमेंट का मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग मोनोएटमिक मॉलिक्यूल ले लें तो हीलियम ले लेते हैं। इसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। हाइड्रोजन में दो एटम है, ऑक्सीजन में दो एटम है, क्लोरीन में दो एटम है, HCl में दो एटम है, और H2O में थ्री एटम है। इसी तरह से P4 लिखेंगे तो इसमें फोर एटम्स हो जाए। तो जितने भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में, सारे एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड होता है। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इसके एटॉमिक मास इक्वल होगा। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4 बताएंगे। लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, और इसमें दो एटम प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2.016 होगा, जिसको हम लोग राउंड फिगर में 2 बोला करते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो होगा यह 2 × 16 के इक्वल होगा, यानी कि 32 हो जाएगा। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5, यानी कि 71 के इक्वल हो जाएगा। HCl का मॉलिक्यूल जो है उसके मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन के एटॉमिक मास 35.5, यानी कि 36.5 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आप वाटर का और फॉस्फोरस का या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। जब एटॉमिक मास का सम करेंगे, जितना भी एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्या ये दोनों डिफरेंट टर्म है या सेम टर्म है? हम लोग इस पर विचार करते हैं। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास का सम है, और एटॉमिक मास जो होते हैं वो रेशियो होते हैं किसी एटम के मास का 1/12 मास ऑफ C12 के साथ। तो मॉलिक्यूलर मास जब सम ऑफ एटॉमिक मास से आया है तो ये भी तो रेशियो ही बना है। किसी मॉलिक्यूल के मास का जब रेशियो निकालेंगे 1/12 मास ऑफ C12 से तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ अ मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास का सम है, और इसलिए ये रेशियो है किसी मॉलिक्यूल के मास का 1/12 मास ऑफ C12 से। तो ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में मॉलिक्यूल का मास नहीं है, बट मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज रेशियो ऑफ
mass of a molecule with 1/12 mass of C12। जब 1/12 मास ऑफ C12 से रेशियो निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल के मास का, तो मॉलिक्यूलर मास आपको मिलेगा। यानी कि सम ऑफ एटॉमिक मास जितने हैं मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम्स हैं, उसके एटॉमिक मास का सम कर देंगे तो जो मॉलिक्यूलर मास आता है उतना ही वैल्यू आपको मिलेगा जब किसी मॉलिक्यूल के मास का रेशियो निकालते हैं 1/12 मास ऑफ C12 से। तो मॉलिक्यूलर मास जब रेशियो है किसी मॉलिक्यूल के मास का 1/12 मास ऑफ C12 से, तो फिर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या हो? तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल फाइंड करना हो, ये एक्चुअल वैल्यू हुआ मास ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का मास कितना है, कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है, ये इसका एक्चुअल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल जब निकालना हो तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास में 1/12 मास ऑफ C12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से, तब आपको आएगा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। H2O वाटर के वन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? वाटर के वन मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करें? तो H2O के मास को कैलकुलेट करने के लिए, H2O मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल है, हम एटॉमिक मास का सम कर देंगे। H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 2 × 1 हो गए और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16, सबका सम कर दिए तो 18 के इक्वल। ये मॉलिक्यूलर मास हुआ। लेकिन हमें चाहिए मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है। अब मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकालना है, मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो H2O मॉलिक्यूल के मास को फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर मास 18 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 मास ऑफ C12 से, और 1/12 मास ऑफ C12 होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। 1/12 मास ऑफ C12 को यूनिफाइड मास बोलते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो जब मॉलिक्यूल के मास को फाइंड करना हो तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद यूनिफाइड मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब आपको मास कैलकुलेट करना हो तो उसके मॉलिक्यूलर मास में यूनिफाइड मास के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे में दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, जब मास ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकाल के मत बताइए, तो आपको मास ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया सम ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ 1 एटम नाइट्रोजन के और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और 3 एटम हाइड्रोजन का तो 3 × 1 कंबाइंड होके हो गया, ऐड होके हो गया 17। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका 17। लेकिन जब आप मास ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे तो मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास में मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिफाइड मास की वैल्यू से, यानी कि कार्बन के 1/12 मास से, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल का आप मास इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफाइड मास जो होता है 1/12 मास ऑफ C12, ये 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होते हैं, और ये वैल्यू होता है 1/एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। ये वैल्यू होता है 1/एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो हम लोग
ये वैल्यू जो यूनिफाइड मास का वैल्यू है कितना ग्राम, ये 1/Avogadro नंबर के इक्वल होता है इन ग्राम। तो हम लोग जब कभी मॉलिक्यूलर मास से मास ऑफ अ मॉलिक्यूल निकालने के लिए दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 इज, अब यहां पर फर्स्ट लिखा होगा 208.5, सेकेंड होगा 208.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, थर्ड में रहेगा 208.5 इंटू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, और डी ऑप्शन में होगा बी एंड सी। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, दैट इज बी एंड सी, क्योंकि यूनिफाइड मास का वैल्यू अभी अभी बताया गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो मॉलिक्यूलर मास PCl5 का जो आएंगे वह 208.5, इसमें हम लोग यूनिफाइड मास के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू 1/Avogadro नंबर इन ग्राम के इक्वल होता है। हम लोग 208.5 जितना मॉलिक्यूलर मास है उसमें इसका वैल्यू 1/Avogadro नंबर इन ग्राम के बराबर कैलकुलेट होगा। हम लोग इसको भी बताएंगे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और इसे भी बताएंगे मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग इस बात को याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, समटाइम्स आपको ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा या ऐसा दिया रहेगा। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल जब भी कैलकुलेट करना हो तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिफाइड मास, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिफाइड मास को हम लोग मास ऑफ अ मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टर्म फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर मास भी तो हम लोग फॉर्मूला से ही निकालते हैं, फिर फॉर्मूला मास में मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं आता? मॉलिक्यूलर मास हम लोग वहां अप्लाई करते हैं जहां मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस हो, लेकिन फॉर्मूला मास हम लोग वहां कैलकुलेट करते हैं जहां मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। जिस सब्सटेंस में, जिस कंपाउंड में आयन का एग्जिस्टेंस होता है, जैसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो इस तरह के कंपाउंड में आयन का प्रेजेंस होता है, उसमें मॉलिक्यूल नहीं होता है। जहां मॉलिक्यूल नहीं होते हैं वहां हम उस कंपाउंड का फॉर्मूला नोट करते हैं और फॉर्मूला से जो मास कैलकुलेट करते हैं बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस, उसी को बोलते हैं फॉर्मूला मास। तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला मास इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सब्सटेंस के लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो जहां भी आयन के प्रेजेंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड है, उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूला मास। जैसे कह दिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास बताइए, तो आप जानते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सॉलिड स्टेट में इस तरह से एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं। इस तरह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रिपीटेडली कंबाइंड रहते हैं सॉलिड स्टेट, और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, या आप फर्दर हीट करेंगे तो ये इवेपोरेट होकर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट कर जाएगा या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो सभी आयन एक दूसरे से डिटैच होने लग जाएंगे। जब सभी आयन जैसे मेल्ट कर गया तो आयन डिटैच होने लग गए, वेपराइज कर गया तो सब सेपरेट हो गया एक दूसरे से। तो आपको इसके अब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिविजुअल इसका मॉलिक्यूल नहीं होता है, बट इंडिविजुअल के रूप में ये आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से जब ये सेपरेट होगा तो आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा। हम लोग ऐसे सब्सटेंस के लिए फॉर्मूला मास निकालते हैं। अब इसके लिए सोडियम क्लोराइड के लिए जब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो सोडियम आयन पे चार्ज कितना है वही उसका वैलेंसी कहलाएगा, और क्लोराइड पर जो चार्ज है वो क्लोराइड का वैलेंसी हो गया। दोनों के वैलेंसी का रेशियो निकाल के हम लोग यहाँ पर Na और Cl, Na के नीचे Cl के वैलेंसी को लगाते हैं और Cl के नीचे Na के वैलेंसी को लगाते हैं। तो इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी 1 है, इसलिए 1 और 1 यहाँ लग गया। 1 को हम लोग फॉर्मूला में दिखाते नहीं,
ये सिंबल ही वन एटम को या वन आयन को रिप्रेजेंट करता है। तो NaCl इसका फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूला से हम लोग जो मास कैलकुलेट करेंगे या फॉर्मूला मास कहलाएगा। अब इस फॉर्मूला में सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, तो इसका एटॉमिक मास का सम कर देंगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, दोनों का सम कर देंगे तो 58.5 हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास हो गया 58.5। ये हम लोग वहाँ अप्लीकेबल फॉर्मूला मास वहाँ अप्लीकेबल होगा जहाँ पर आयन के प्रेजेंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जिस सब्सटेंस में एटम और मॉलिक्यूल नहीं होके उसमें आयन के प्रेजेंस है, हम लोग वहाँ पे फॉर्मूला मास को अप्लाई करते हैं। जैसे कह दिया कि फाइंड फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम आयन का जो सिंबल होगा वो Na+, सोडियम पे चार्ज +1 होता है तो Na+, और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, इस पे चार्ज 2 होता है। तो जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो इस 2 को इसके नीचे और इस 1 को इसके नीचे प्लेस करें, तो ये बन गया Na2CO3। Na2CO3 हो गया फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का। अब इस फॉर्मूला से जो मास कैलकुलेट करेंगे बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो ये कहलाएगा फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 × 23 + 12 + 3 × 16, सबका सम कर दीजिए तो 46 + 12 + 48, इस सब का सम 106 के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास 106 कैलकुलेट करते हैं। ये 106 रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी टाइम्स यूनिट, इट मीन्स फॉर्मूला यूनिट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12। कार्बन के 1/12 मास से एक फॉर्मूला यूनिट जो सोडियम कार्बोनेट का है वह 106 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास आपको पिछले दिन बताया गया है, तीनों को आप कंपैरिजन करके आप समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मूल कंसेप्ट इन द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।